हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस। बेटा आज आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आइए देखते हैं। बेटा सबसे पहले हम डिफिनेशन पर आते हैं। डिफिनेशन क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी की? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो गैसियस एटम है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट की 2 पॉइंट पर ध्यान देना है। किसी भी एटम के जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी देना पड़ता है, कम से कम एनर्जी, उसी को क्या बोलते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई गैसियस एटम हमारा एक्स है, हमने यहाँ पे एनर्जी दिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हुआ। दिस एनर्जी इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करना चाहते हो तो कभी भी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करना होगा तो हम उस पर एक प्लस लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल चुका है, अब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जा रहे हैं। तो जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इस पर हम साइन पॉजिटिव एक लगा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। वैसे भी अगर आपसे कहा जाए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो कभी भी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सोचोगे तो एक प्लस लगा लेना लिया करो बेटा। ठीक। तो ये वाली कौन सी एनर्जी हमारी हो गई? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो 2 प्लस लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्लस लगाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने जा रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा हो गई? तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। कभी भी किसी भी सेम एटम की बात अगर कर लिया जाए तो वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो हमारी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। क्योंकि कभी भी इस तरीके से, अच्छा, बहुत से लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा, दूसरी इसकी ज्यादा, तीसरी, वो अलग अलग एटम के लिए है। अगर किसी सेम एटम की बात करा जाएगा तो कभी भी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चे कम होगा, दूसरी वाली उससे ज्यादा होगी, तीसरी वाली उससे ज्यादा होगी, चौथी वाली उससे ज्यादा होगी। ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कभी भी एक पॉजिटिव जब लग जाता है तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को बेटा निकालते हैं तो इस नेगेटिव में और इस पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होने की वजह से, तो पहले तो जब ये हमारा गैसेस स्टेट में था, कोई चार्ज नहीं था, तब तो हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ती थी वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी थी। लेकिन जब पॉजिटिव लगा चुके हो और किसी इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो पहले से पॉजिटिव साइन है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फिर उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी और देना पड़ेगा। इस वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो 2 प्लस है, जाहिर सी बात है, पहले तो अट्रैक्शन कम था, अब 2 प्लस लग चुके हैं। 2 प्लस लगने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आप निकालने चलोगे उसका और उस पॉजिटिव चार्ज का काफी कुछ ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और एनर्जी देना पड़ेगा। तो कभी भी इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं होगा आपको कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में किसी सेम एटम के लिए हमेशा तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी ज्यादा, फिर से दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर हमारी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इस तरीके का ये ऑर्डर होगा। ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं हूं अभी, मान लीजिए इस तरीके से अभी सिंगल हूं मैं, तो जाहिर सी बात है हमारा दोस्त आता है, मुझे फोन करता है, गौस भाई कहाँ हो, और क्या कहते हैं, आ जाओ यार चलो चाय पीते हैं। 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी इस तरीके से कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों बाद की बात क्या होगी? जाहिर सी बात है शुरुआत के केस में तो ये होगा कि ए ना जाओ, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होगा? कहाँ चले? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या था? हमें निकलना आसान था। क्यों? क्योंकि कोई साइन नहीं था। लेकिन जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो साइन आ चुका है, इसका मतलब एक बंधन में बन चुके आप। तो जाहिर सी बात उसके अकॉर्डिंग भी काम करना होगा, एक अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को भी तोड़ने के लिए और एनर्जी हमें देना पड़ेगा। तो 2 कॉन्सेप्ट बताया, एक हमने इस तरीके से फेमिलियर करके बताया और दूसरा हमारा इस तरीके से कॉन्सेप्ट हुआ। तो कभी भी किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी एटम हो, पहले से कितना भी स्टेबल हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, तीसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी। ठीक। आगे के बारे में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप एंड पीरियड। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप में हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, और हमारा पीरियड में हमारा क्या होता है। इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बड़ा ही बढ़िया तरीका है,
लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जानना होगा। जैसा कि मैं पहले से इस तरीके से स्लाइड बनी ही है, जैसे कि कम से कम आपका वक्त लगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? जैसे कि अगर बात किया जाए, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसी को बोलते हो बच्चे क्या चीज? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हमारे न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को बोलते हो, इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। लेकिन जो अंदर के ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल करेगा। जितने भी अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारे बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल करने को बोलोगे, इसको बोलोगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी हमारा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के द्वारा, ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इसे बोलोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो अंदर की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिपल्सन। हालांकि फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम, इसको अपने लफ्ज में अगर बात करें, जिसको हम सिग्मा से दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि जो जेड स्टार है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ क्या चीज? रिपल्सन का हमारा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं आप। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसके बाद जो रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन के बाद जो अट्रैक्शन है, उसी को बोलते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हालांकि लैंग्वेज में इस तरीके से आपको पॉइंट मिलेगा, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाई एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का मतलब ये हुआ कि एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है, पहली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर की ऑर्बिट हुई नहीं। लेकिन अगर कई सारे इस तरीके से ऑर्बिट है, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कई इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से बंधा होगा, और अंदर की ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमारे बाहर की ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को बोलते हो बच्चे क्या चीज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए है, समझने के लिए है। इसको समझाने का एक फॉर्मूला है मेरे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट को भी मैंने बता दिया कि जो इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्ट एज स्क्रीन, मतलब इसका मतलब स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से इससे मिलने नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एक तरीके का स्क्रीन ही बना रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको इसका नाम पड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हो। या ऐसे बोल सकते हो कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और न्यूक्लियस के बीच में एक तरीके का शील्ड बना दिया, वहीं से वर्ड आया है शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट दोनों चीजें एक चीज है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलोगे? इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज स्क्रीन डिक्रीजेस द अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, उसको क्या करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन के द्वारा वो कम कर देगा। समझ पा रहे हो? इसलिए इसका मतलब ये बोल सकते हो आप कि जो ये हमारा क्या करेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा? हमारे अट्रैक्टिव फोर्स को, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा। जाहिर सी बात, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमें हमारे न्यूक्लियस के पास ना आकर के वो दूर भागेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सिग्मा जो होता है, वो हमारे रेडियस को बढ़ाने में, अगर हमारा नेट सिग्मा की बात किया जाती है, रेडियस को बढ़ाने में मदद कर रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करने में मदद कर रहा है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा? घटाएगा। ठीक है, डिक्रीजेस द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका एक फार्मूला है हमारा, जेड स्टार जो होता है वो क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या चीज है बच्चे? एक फार्मूले से हम डिनोट करते हैं, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा। जेड क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है। और सिग्मा क्या है? हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को बोलते हो बच्चे शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे हमारी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर हम ये बता दीजिए सर कि पीरियड में जाने पर क्या होता है और ग्रुप में जाने में क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, अब एक तरीके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के दायरे में रखा जाए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार के होगा। जेड स्टार का मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। इसका मतलब सिग्मा हमारा क्या होगा? इनवर्स होगा। इसका मतलब सिग्मा हमारा घटेगा अगर, तो हमारा क्या होगा? जेड स्टार बढ़ेगा, और जेड स्टार बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी? इस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब, अच्छा, ये जो हमारी जेड इफेक्टिव है, यानी इस तरीके से आप बोल सकते हो किसी पीरियड में जाने पर क्या होता है, ग्रुप में जाने पर क्या होता है। इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे हम पीरियड में जाते हैं बच्चे, तो हमारा जब पीरियड में जाते हैं तो कोई ऑर्बिट तो बढ़ नहीं रही है, तो हमारा क्या होता है? उस हमारी जो पीरियड होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर के जो ऑर्बिट का रिपल्सन था, वो एक तरीके से कांस्टेंट हो गया।
तो अप्रोक्सीमेटली ये माना जाता है कि ये जो हमारा जो सिग्मा है वो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर हमारा सिग्मा कांस्टेंट हो गया तो अभी हमने बताया था आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो हमारा क्या होगा, जेड स्टार, और जेड स्टार बराबर होता है हमारा क्या चीज, जेड माइनस सिग्मा। अगर हमारा सिग्मा ये इस तरीके से मान लीजिए कांस्टेंट अगर हो गया तो ये जेड तो हमारा बढ़ रहा है ना, जेड स्टार भी हमारा बढ़ेगा और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब हम अगर कभी भी पीरियड में जाते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका रीजन भी मैंने इस तरीके से शॉर्टकट में लिख रखा है, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट हो जाएगा, जेड एटॉमिक नंबर बच्चा बढ़ेगा, क्योंकि पीरियड में जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा ना, और एटॉमिक नंबर के बढ़ने से जेड स्टार भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब इस तरीके से पीरियड में जाने पर हमारी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक, अगर मैं ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि ये हमारा सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा क्यों बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, हमारा क्या होगा, एन, एन हमारा क्या होगा, इंक्रीजेस, मतलब सेल बढ़ेगा। जब हमारी नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। इस वजह से सिग्मा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और सिग्मा बढ़ने की वजह से अगर यहीं पर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड स्टार हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, और जेड स्टार जब जैसे ही हमारा घटेगा आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब बच्चे क्या करोगे आप, ग्रुप में जाने पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी घटती है और पीरियड में जाने पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको इस तरीके से नीट में मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाता है बच्चे। आइए यहां पर अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप, अगर मैं ग्रुप में देखता हूं तो कैसे ऑर्डर बनेगा हमारा। अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारा, हमने क्या बोला, सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा बच्चे, सिग्मा बढ़ेगा। जब सिग्मा बढ़ेगा तो जेड स्टार घटेगा, जेड स्टार घटेगा तो हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी क्या होगी, घटेगी। ठीक, इसका मतलब ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अच्छा, आप 17 ग्रुप में भी आप देख लो, जाहिर सी बात है किसी भी ग्रुप में चले जाओ। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, एक्सेप्शनल चीज को छोड़ करके, ठीक है, कहीं कहीं एक आध ग्रुप में इस तरीके से एक्सेप्शनल केस है, जैसे 13 ग्रुप की बात कर लिया जाए। ठीक है, 14 ग्रुप में भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। ठीक है, वो मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे बात करते हैं, ग्रुप वाइज जब डिस्कशन करेंगे तब हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बच्चे। आइए हम बात करते हैं आयनाइजेशन इन द पीरियड। अगर हम पीरियड में जाते हैं, जब हम पीरियड में जाएंगे बच्चे तो हमने क्या बोला, सिग्मा हमारा अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हुआ, लेकिन जेड मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ा तो जेड स्टार भी बढ़ा। जेड स्टार बढ़ा तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ेगी। इसका मतलब इन ऑन जनरल अगर आप देखते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में जाने पर बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब नियान की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद फ्लोरीन की है। लेकिन जब कभी भी हम इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट यहां पर पीरियड में और देखा जाता है बच्चे, जब कभी भी हाफ फील्ड आ जाता है और फुल फील्ड आ जाता है, तो फुल फील्ड वाला तो जाहिर सी बात है ये हमारा फुल फील्ड वाला है, नियान नोबल गैस है, इसको आपको पता है, तो ये तो सबसे आगे है ही है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। लेकिन जब कभी भी हाफ फील्ड की बात करते हो तो हाफ फील्ड वाला जो होता है जस्ट बगल वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम किससे होती है, जस्ट बगल वाले से होती है। कभी कोई कोई बच्चा क्या कह देता है, हाफ फील्ड की वजह से ले जा करके आगे बैठा दिया, या इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको गलती नहीं करनी है। कभी भी इस तरीके से हाफ फील्ड की बात आती है तो जस्ट बगल वाले से ही ज्यादा होगा बस। ठीक है, और बाकी जैसे कि अगर बात किया जाए नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की बात कर लिया जाए बच्चे, तो होना तो चाहिए था किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की पीछे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3 होता है, यानी 2p3 होने की वजह से यहां पे हमारा क्या होगा बच्चे, हाफ फील्ड होगा। हाफ फील्ड होने की वजह से, हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस तरीके से बढ़ने की वजह से पहली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। जबकि इसमें अगर देखते हैं तो ये क्या होगा, 2p4 होगा, लेकिन 2p5 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी फ्लोरीन के आगे नाइट्रोजन नहीं जाएगा। हमने कहा था जस्ट बगल वाले से ही आगे आएगा, बस जो आगे है उसके वो वही वैसे ही रहेगा, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। अच्छा, फिर हम यहां पर आते हैं, बेरिलियम की बात करते हैं। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2p2 हो जाएगा,
यहां पर क्या होगा 2p1 है और यहाँ क्या है 2s2 है। यहां पर भी दिक्कत है, जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा 2s वाला आगे आ जाएगा, यानी बेरिलियम हमारा पहले आ जाएगा और बोरान हमारा पीछे आ जाएगा। ये दो जगह दिक्कत है बच्चे, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 2s2 है और ये हमारा क्या है 2p1 है। अब यहां पे आप देखते हो तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड है और एस में है, तो ये हमारा इसके कंपेयर में, इन बोरान के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी बेरिलियम की ज्यादा होगी और बोरान की कम होगी। तो एक नया ऑर्डर इस तरीके से बन के आया। तो आप क्या करोगे, पूरी तरीके से जनरलाइज करके ऑर्डर लिखोगे और फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि कहीं हाफ फिल्ड फुल फिल्ड भी है क्या। जहां पर हाफ फिल्ड की बात आएगी उसको उठा करके आगे कर देना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जनरल पढ़ा जाता है, उसके बाद एक्सेप्शनल केस। हालांकि एक्सेप्शन कुछ होता नहीं, हर एक्सेप्शन का एक रीजन होता है, खाली एक्सेप्शन कह करके आगे बढ़ जाना ये बेहतर वर्ड नहीं है, ठीक है। अब ये हमारी होगी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अच्छा, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि सर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आइए, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने कहा था अभी इससे पहले भी कि कभी भी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर आपसे पूछता है तो आपको डायरेक्ट तुरंत क्या नाम है इस तरीके से आंसर नहीं लगा देना है। पहले सोचना है कि कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बोला तो हमें क्या करना है, सब पर एक एक प्लस लगा लेते हैं। जैसे ही हम बच्चे एक एक प्लस लगा लेंगे यहां पे, वैसे ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समझ में आया? यानी सारी क्लियरेंस इस तरीके से आ जाएगी, ठीक। अच्छा, हमने कहा कि ये पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। जब बढ़ता है तो इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं, सबका इस तरीके से बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमारा क्या होता था 2p6 हुआ करता था, ये हमारा क्या होगा 2p6 हुआ करता था। अब ये हमारा 2p6 है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इस तरीके से यहां पे निकल गया, एक प्लस लगाने पर ये क्या हो जाएगा 2p5 हो जाएगा बच्चे। एक कम करके सबको लिख डालो बस, और कुछ मत करो, 2p4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा बच्चे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा, ये हमारा 2p1 हो जाएगा, और इस तरीके से 2s2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2s1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर बन के तैयार हुआ बच्चे। देखिए, इस तरीके से सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके से कौन क्या होगा ऑर्डर इसमें। इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर लिखूं बच्चे, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, लिथियम सबसे पहले आ जाएगा। क्यों सबसे पहले आ जाएगा? क्योंकि लिथियम अब बच्चे हीलियम बन चुका है। क्या बन चुका है? हीलियम। इस बात को ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ जाएगा, हीलियम, सॉरी लिथियम आएगा, जो कि हीलियम बन के आ रहा है, इसलिए जुबान से इस तरीके से निकल गया मुझसे। इसका मतलब ये लिथियम +1 का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी जो जैसे हैं उनको हमें वैसे ही लिखना है बच्चे, इस तरीके से। अब यहां पर हमने कहा था कि दिक्कतें कहां पर होंगी बच्चे, जहां पर हमारा हाफ फील्ड या फुल फील्ड की बात आती है। जब हाफ फील्ड फुल फील्ड की बात आएगी तो हाफ फील्ड वाला जस्ट बगल वाले से आगे होगा बस, और आगे मत कर देना, ठीक है। इसका मतलब नियान के बाद इस तरीके से अगर हमसे कहा जाए तो कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा इस तरीके से फ्लोरीन आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा P3 है और ये P4 है, ठीक। उसके बाद हमारा कौन होगा डॉक्टर साहब, नाइट्रोजन जहां है वहीं रखे रहने दो। उसके बाद अब फिर यहां पर देखिए दिक्कतें शुरू हो गई। अब यहां पर हमारा एक S2 है, एक P1 है, हमें जस्ट बगल वाले को परेशान करना है बस। इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, बोरान पहले आ जाएगा और कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। और रहा बेरिलियम, तो बेरिलियम तो हमारा सबसे पीछे है ही है। देखिए ऑर्डर बढ़िया से बन के तैयार हो गया। इसका मतलब आपको बच्चे क्या करना है, पीरियड में क्या करना है, जाना है, आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ते हुए चले जाना है। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हाफ फील्ड फुल फील्ड भी हो रहा है क्या। अगर हाफ फील्ड हो रहा है बच्चे, फुलफिल्ड है तो आगे रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पार्टिकुलर पीरियड की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पीरियड ही चेंज हो गया, लिथियम था प्लस लगा दिया तो हीलियम बन गया वो, तो लिथियम और हीलियम हमारा कहां पर है, ये फर्स्ट पीरियड का मेंबर है, तो ये सबसे आगे आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। हर साल आयोनाइजेशन एनर्जी पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनरली देखा गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑप्शन में ही मिल जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया बच्चे, ठीक। आगे हम बात करते हैं, कुछ इस तरीके की क्वेश्चन यहां पर बच्चों के फंसते हैं, वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसे पहली आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे कहा जाए कि सोडियम की होगी कि मैग्नीशियम की होगी बच्चे, तो ये हमारा थर्ड पीरियड का मेंबर है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर लूं, यहाँ 3s1 है, यहाँ क्या होगा 3s2।
यानी 1s2 2s2 अगर हम लिखें पूरा तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, ये 10 एक 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 होता है बच्चे। अब ये 12 के केस में आप देखोगे 3s2 है, यहाँ क्या है 3s1 है। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे अगर आपसे कहा जाए पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है बच्चे, सोडियम की कि मैग्नीशियम की, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सोडियम की मैग्नीशियम की। तो ये हमारा कैसा है, फुलफिल्ड है। इसका किसका होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। समझ में आया, किसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है इसका मतलब ये है, जैसे कि अभी इससे पहले बता के आ रहा हूं मैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल हमारा इस तरीके से फुलफिल्ड है। यहां अगर देखा जाए तो ये हमारा कैसा है, हाफ फिल्ड है। इस वजह से मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। लेकिन अगर दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर आपसे कह दिया जाए कि दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बच्चे, तो 1+ लगा लो तुरंत। मैंने कहा था ना कि दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेगा तो 1+ तुरंत लगा लिया करो। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो रही है। अगर इसकी बात कर लोगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1s2 और ये हमारा 1s2 हुआ बच्चे, 2s2 हो गया और 2p6 हो गया। इसका मतलब ये अब किसकी तरह हो गया है बच्चे, नियान की तरह हो गया है। और यहां पे अगर बात करते हो तो ये 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, ये 3s1 है। इसका मतलब अब ये सोडियम की तरह हो गया। ये किसकी तरह हो गया, सोडियम की तरह हो गया। अब खुद ही सोच लो, सोडियम और नियान के केस में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इस तरीके से नियान वाले का ज्यादा होगा। और वैसे भी ये हमारा क्या है, फुलफिल्ड है। ये फुलफिल्ड हो गया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी सोडियम की ज्यादा होगी और हमारी मैग्नीशियम की कम होगी। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं। अच्छा, एक बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है जहां बच्चा 100% जाके गलती करता है। इस क्वेश्चन को देखिए। अभी तक मैंने क्या किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर के दो अलग अलग एटम लिया था। अब हमने क्या किया, एक सेम एटम की दो आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग करके मैं पूछ रहा हूं। जैसे अगर आपसे कहा जाए पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिलहाल इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए तो ये किसकी ज्यादा होगी, दूसरी वाली ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से सोडियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, बच्चा यहां से सोचता है, वो कहता है हाँ यार सही बात तो है कि सोडियम की दूसरी वाली ज्यादा है, लेकिन जब मैग्नीशियम की बात आती है ना तो बच्चा क्या कहता है पता है, पहली वाली ज्यादा है। जबकि ये बात सरासर गलत है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम की भी दूसरी वाली ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे के जहन में खाली हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इतना ज्यादा दिमाग में घुस जाता है कि वो इससे बाहर निकल नहीं पाता। जबकि मैंने आपसे अगर आपसे बात करें तो अभी जस्ट यहां पे हमने बताया था, आप ध्यान दीजिए, किसी भी पार्टिकुलर एटम की बात कर लो तो उसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में तीसरी वाली सबसे ज्यादा, फिर दूसरी वाली, फिर पहले वाली। कॉन्सेप्ट क्या है, बताया था पहले ही, पॉजिटिव लग जाता अट्रैक्शन, और नहीं तो वो बात हमने बताया था ना कि ए ना जाओ या कहां चले, इस तरीके वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब शादी से पहले वाला कॉन्सेप्ट और शादी के बाद वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगा करके बताया था, दो तरीके के कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं। दोनों कॉन्सेप्ट से इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से पूरी आयोनाइजेशन एनर्जी को मैंने समझाने की कोशिश किया। अच्छा, यही नहीं, डी ब्लॉक में भी अगर आपसे कहा जाए, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, डी ब्लॉक में भी अगर बात किया जाए तो वहां पर भी जाकर के क्रोमियम और आयरन पर बात होती है। और ए ब्लॉक में चले जाओ तो वहां पे गैडोलिनियम की बात कर लिया जाए और सीरियम की बात किया जाए, और क्या नाम है, कहने का मतलब हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा बच्चे। कहीं पर चाहे डी ब्लॉक, चाहे ए ब्लॉक, चाहे पी ब्लॉक, है ना, कहीं पर भी लगाने की बात होगी तो आप ये जरूर देख लेना कि वो पहली वाली अगर बात कर रहा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। जब दूसरे की बात कर रहे हैं तो 1+ लगा लेना है। उसके बाद फिर उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के बारे में सोचना है। और कहीं पर भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड अगर दिखे तो जस्ट बगल वाले से आगे बढ़ा देना। ठीक है, इस तरीके से करना है। बस आज के लिए इतना ही बच्चे। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट।